तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि हमारा क्लास 11th का चैप्टर नंबर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर हमारा 17 है। क्लास 11th का चैप्टर नंबर कौन है? तो चैप्टर नंबर 17 हमारा है ये चैप्टर। और इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, तो हम एनसीईआरटी से एनसीईआरटी से हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपका हर एक एनसीईआरटी का लाइन समझ में आ जाए और आपके ब्रेन में क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया है, सबसे पहले यहाँ पर यह चीज़ बताया गया है कि क्या बताया गया है कि एज यू रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म to indirectly break down nutrients molecules like glucose and derive energy for performing various activities। तो देखिए, इतना लाइन का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बताया गया कि जैसा कि आपने कब पढ़ा था, अर्लियर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे हम लोग कि ऑक्सीजन को हम लोगों को चाहिए किस चीज़ के लिए? फूड को, जैसे कि ग्लूकोज को इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने के लिए। और अगर ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें उससे एनर्जी मिलता है। और यही एनर्जी का यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए। जैसे कि अगर हम लोग खेलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उस फुटबॉल को खेलने के लिए हमें एनर्जी कहाँ से आ रहा है? तो उस फुटबॉल को खेलने के लिए हमें एनर्जी मिल रहा है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। समझ गए? आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबोलिक रिएक्शन। देखिए, जब ऊपर वाला हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है, तो उस समय हमारा एक चीज़ निकलता है। कौन सा चीज़ निकलता है? तो उस समय हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि क्या है, एक वेस्ट मटेरियल है, जो कि हमारे लिए क्या है, वेस्ट मटेरियल है, हार्मफुल है। और यही गैस हमारा कब निकलता है? जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं एनर्जी निकालने के लिए, तब उस प्रोसेस में हमारा एक वेस्ट मटेरियल मिलता है या हार्मफुल मटेरियल मिलता है, जो कि कौन सा चीज़ है? तो वो चीज़ हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब आप आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इट इज़ देयर फॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट। यानी कि देखिए, अगर हम लोगों को फूड को ब्रेक करना है और उससे एनर्जी निकालना है, तो इसके लिए हमें एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए? इनडायरेक्टली ऑक्सीजन चाहिए। तो ये अगर फूड को तोड़ना है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन का सप्लाई क्या रखना चाहिए? कंटिन्यूसली चालू रखना चाहिए। और CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हमारे वेस्ट मटेरियल जो है, जो हार्मफुल मटेरियल है, उसको बाहर भी हमारा क्या करना चाहिए? कंटिन्यूसली करता रहना चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफियर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और इसी प्रोसेस को, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को एटमोसफियर से लेते हैं और CO2 जो कि सेल से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है? ब्रीथिंग है। यानी कि ब्रीथिंग कुछ नहीं है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? ब्रीथिंग है। इसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कॉमनली रेस्पायरेशन भी कहते हैं। चलिए अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। अपने हाथ को कहाँ रखना है? अपने सीने पर रखिए, अपने चेस्ट पर रखिए। यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। जब अपने हाथ को आप अपने चेस्ट पर रखेंगे, तो देखेंगे कि आपका जो चेस्ट है, अप एंड डाउन क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। यू नो डैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग। तो आखिर हमारा चेस्ट अप एंड डाउन क्यों हो रहा है? तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा चेस्ट क्या हो रहा है? अप हो रहा है और डाउन हो रहा है। जैसे कि जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, तो हमारा चेस्ट क्या होता है? अप होता है। और जब CO2 को बाहर करते हैं, तो चेस्ट हमारा डाउन होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में हमें यही चीज़ पढ़ना है कि हम लोग कैसे ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सा है जिसके मदद से हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उसके बाद उस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है, सांस हम लोग कैसे ले रहे हैं, उसके पीछे का पूरा डिटेल देखने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में? तो रेस्पिरेटरी
ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं। Mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on their habit and level of organization। तो यहाँ बताया गया है कि जो ब्रीथिंग के पीछे का जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग जानवर में अलग अलग तरीके से होता है। उसके हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि वह कहाँ रह रहा है, किस हैबिटेट में रह रहा है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, किस तरह का ऑर्गेनिज्म है। इस पर उसका मैकेनिज्म ऑफ कौन सी चीज़ किस चीज़ डिपेंड करेगा, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हमारा डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, और साथ में किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, हैबिटेट पर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, कि यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, किस तरह का हमारा ऑर्गेनिज्म है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। तो देखिए जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, जैसे कि हमारा कौन सा चीज़ है, एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे स्पॉन्जेस के बारे में, सीलेंट्रेट के बारे में, फ्लैटवर्म के बारे में। ये सब ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे करते हैं और CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे करते हैं, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और अपने पूरे शरीर से ही क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं CO2 और ऑक्सीजन का। Earthworms use their moist cuticles and insects have network of tube or tracheal tubes to transport atmospheric air within the body। देखिए अर्थवर्म के पास क्या है, उसके पास क्यूटिकल्स है किस चीज़ के लिए, ब्रीथिंग के लिए, और इंसेक्ट के पास क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब है जिसको हम लोग ट्रेकियल ट्यूब भी कहते हैं, जिसके मदद से वो क्या करता है, एयर को ट्रांसपोर्ट करता है विथ इन द बॉडी में। A special vascularized structure called gills are used by most of the aquatic arthropods and mollusca। देखिए जो aquatic arthropods है और मोलुस्का है उसके पास क्या है ब्रीथिंग के लिए, तो उसके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग गिल्स कहते हैं। तो गिल्स हमको किस चीज़ में मिल जाएगा, तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में और साथ में मोलुस्का में। वेयर एज vascularized bags called lungs are used by the terrestrial form for the exchange of gases। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारा पानी में नहीं रहता है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म में हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, वेस्कुलराइज्ड बैग है जिसको हम लोग लंग्स कहते हैं। इसी के मदद से वो क्या करते हैं, अपना एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो लंग्स किसके पास है, टेरेस्ट्रियल के पास। गिल्स किसके पास है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलुस्का के पास। उसके बाद एमोंग वर्टेब्रेट्स जैसे कि फिश यूज गिल्स वेयर एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। देखिए जैसे कि हमारा कौन सा चीज़, जैसे कि हमारा यहाँ पर है वर्टेब्रेट्स, जैसे कि फिश हमारा है उसके पास क्या है, गिल्स है जिसके मदद से वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस कर रहा है। रेप्टाइल्स जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स किस तरह किस चीज़ की मदद से रेस्पायरेशन कर रहा है, तो लंग्स की मदद से कर रहा है गैसेस का एक्सचेंज। एम्फेबियंस जैसे कि फ्रॉग, ये कैसे रेस्पायर करता है, तो ये अपने स्किन से भी रेस्पायर करता है, मतलब कि गैसेस का एक्सचेंज कर लेता है। और साथ ही साथ मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पायरेटरी सिस्टम। लेकिन जो मैमल्स होते हैं उनके पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पायरेटरी सिस्टम है, मतलब कि बहुत एक अच्छा सा सिस्टम बनाया गया है जिसके मदद से क्या हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल है वो हमारे शरीर से बाहर आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम में हमारा क्या है, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम, तो वी हैव पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो हमारे पास क्या है, एक पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है, यानी कि नोस्ट्रिल क्या है, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। जो लिप्स के ऊपर हमारा ओपनिंग है, नाक का जो ओपनिंग है उसको क्या कहा गया है, नोस्ट्रिल कहा गया है। और हमारे पास कितना नाक का ओपनिंग है, तो दो है। दो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेयर, यानी कि हमारे पास पेयर ऑफ क्या है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। इट लेट्स टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। तो देखिए नोस्ट्रिल से एयर गया और नोस्ट्रिल से एयर कहाँ चला जाएगा, तो देखिए नोस्ट्रिल ये वाला है और इससे एयर हमारा कहाँ जा रहा है, तो नेजल ये वाला हमारा कहलाता है नेजल चैम्बर में। तो नोस्ट्रिल से एयर कहाँ जा रहा है, तो नेजल चैम्बर में हमारा एयर चला जा रहा है। उसके बाद द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिक्स। जो नेजल चैम्बर है हमारा कहाँ ओपन हो रहा है, फेरिक्स में हो रहा है। ठीक, फेरिक्स क्या है, अ पोर्शन ऑफ विच इज़ द कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। ये पोर्शन क्या है,
कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर यहाँ से होता है। मतलब कि देखिए सबसे पहले एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। इस डायग्राम से जैसे कि देखिए सबसे पहले हमारा एयर कहाँ गया, एयर हमारा गया नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल से कहाँ जाएगा, नेजल चेम्बर में गया। उसके बाद देखिए जो हमारा खाना भी जहाँ आ रहा है और जहाँ पर हमारा एयर भी आ रहा है, उस कॉमन जगह को हम लोग क्या कह देते हैं, फैरिक्स कह देते हैं। जहाँ पर खाना भी आ रहा है और फूड एयर भी आ रहा है, उस चेम्बर का नाम क्या है, फैरिक्स है। अ पोर्शन विच इज कॉमन फॉर पासेज ऑफ फूड एंड एयर। द फैरिक्स ओपन थ्रू द लैरिक्स रीजन इनटू ट्रेकिया। देखिए फैरिक्स के बाद कौन सा रीजन आता है, फैरिक्स के बाद हमारा लैरिक्स आ जाएगा और उसके बाद कहाँ एयर जाएगा, तो ट्रेकिया में जाएगा। यानी कि देखिए सबसे पहले यहाँ हमारा फूड भी आया और एयर भी आया, यहाँ से फूड का रास्ता अलग हो जाएगा और एयर का रास्ता अलग हो जाएगा। जिसमें एयर गया उसका नाम क्या हो गया, ट्रेकिया हो जाता है। तो एयर हमारा किस चीज़ में गया, ट्रेकिया में गया। लैरिक्स क्या है हमारा, इस कार्टिलेजिनस बॉक्स विच इज हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड इज कॉल्ड साउंड बॉक्स। तो साउंड बॉक्स किस चीज़ को कहा गया है, तो लैरिक्स को हमारा क्या कहा गया है, साउंड बॉक्स कहा गया है। और ये कैसा होता है, तो कार्टिलेजिनस बॉक्स हमारा है, कार्टिलेज से बना हुआ बॉक्स है जो कि साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, उसका नाम क्या है, साउंड बॉक्स है। ड्यूरिंग स्वेलिंग glottis can be covered by a thin elastic cartilage flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा खाना और एयर साथ में आता है और यहाँ से हमारा इसमें से फूड चला जाता है और इसमें से क्या चला जाता है, एयर चला जाता है। इसको हम ट्रेकिया कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। तो यहाँ पर एक ढक्कन लगा होता है जिसके मदद से जो एयर में हमारा जो एयर वाला पाइप है उसमें खाना जाने को रोकता है। उस ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता है, यानी कि यहाँ जो ओपनिंग है इसको ग्लोटिस कहा जाता है और इसके ऊपर एक कवर लग जाता है जिसके कारण यहाँ से जो खाना और हवा साथ में आता है, तो हवा तो इधर चला जाता है लेकिन फूड इसमें नहीं जाता है। इस कवर का नाम क्या है, इपीग्लोटिस। यानी कि इपीग्लोटिस क्या कर रहा है, फूड को एंट्री करने से रोक रहा है। कौन सा चीज़ हमारा लैरिक्स में, इपीग्लोटिस। और किस चीज़ से बना हुआ है, थीन कार्टिलेज का है फ्लैप, थीन कार्टिलेज से बना हुआ हमारा है क्या, इपीग्लोटिस, जो कि प्रिवेंट कर रहा है फूड को एंट्री होने से किस चीज़ में, लैरिक्स में। ट्रेकिया इज स्ट्रेट ट्यूब extending up to mid thoracic cavity which divide at the level of fifth thoracic vertebra into left primary bronchi। देखिए जो ऊपर वाला कैविटी है हमारा, तीन कैविटी होता है, एक होता है हमारा पहला कैविटी थोरेसिक कैविटी होता है, सेकंड एब्डोमिनल कैविटी होता है जिसमें हमारा स्टमच होता है, उसके बाद एक हमारा पेल्विक कैविटी होता है जिसमें हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पड़ा होता है। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। तो जो हमारा लंग्स होता है, ट्रेकिया होता है, वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रे पर डिवाइड करता है। ऐसे आया और यहाँ से क्या हो जाता है, इस तरह से ट्रेकिया डिवाइड कर गया और ये हमारा क्या बन गया, तो हमारा लेफ्ट, जो लेफ्ट की तरफ है वो लेफ्ट ब्रोंकाई और जो राइट की तरफ है वो हमारा राइट ब्रोंकाई हो जाएगा। यानी कि ट्रेकिया आगे चलकर किस चीज़ में डिवाइड हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। Each bronchi undergoes repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchiole ending with a thin terminal called bronchioles। देखिए यहाँ से जो हमारा ट्रेकिया या सबसे पहले प्राइमरी में डिवाइड किया, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड किया, उसके बाद यह किस चीज़ में होगा, यहाँ से फिर टूटेगा और क्या बना रहा है, सेकेंडरी बन गया। सेकेंडरी फिर आगे चलकर ऐसे डिवाइड करेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, तो टर्सरी बन जाएगा। टर्सरी बन गया, उसके बाद टर्सरी ब्रोंकाई के बाद एक ब्रोंकियोल यहाँ आ जाएगा, इसके लास्ट में जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई होल हो जाएगा। उसके बाद द ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ट्रेकिया है, ये वाला जो हमारा ट्रेकिया था, इसके बाद जो प्राइमरी ब्रोंकाई बना, इसके बाद जो सेकेंडरी ब्रोंकाई बना, इसके बाद जो टर्सरी ब्रोंकाई बना, ये सब चीज़ क्या है हमारा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड है। मतलब कि इसमें पूरा रिंग नहीं है, इसमें आधा रिंग है, इसमें पूरा रिंग से बना नहीं हुआ, इसमें आधा कार्टिलेज का रिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर हमारा है ये सब सारा कुछ। उसके बाद each terminal bronchiole give rise to number of very thin irregular walled and vascularized bag structure called alveoli। देखिए जो टर्मिनल ब्रोंकाई होला है, जैसे कि सबसे लास्ट वाला ऐसा स्ट्रक्चर है, इससे एक ऐसे बैग जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया है, तो इस स्ट्रक्चर को ही क्या कहा गया है, एल्विलाई कहा गया है।
द ब्रांचिंग नेटवर्क और ब्रोंकाई ब्रोंकियोल एल्विलाई कंप्रोमाइज द लंग्स। देखिए लंग्स किस चीज़ से बना हुआ है, तो वही जो नेटवर्क हमारा है ब्रोंकाई का, जैसे कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, यही सब, और साथ में कौन सा चीज़ ब्रोंकियोल और एल्विलाई मिलकर हमारा क्या बना दे रहा है, तो हमारा लंग्स बना दे रहा है। वी हैव टू लंग्स, हमारे पास कितना लंग्स है, तो हमारे पास 2 लंग है, जो कि कवर्ड है किस चीज़ से, डबल लेयर प्ल्यूरा से। यानी कि पूछा जाए कि कवरिंग ऑफ लंग्स क्या है हमारा, तो प्ल्यूरा है, और ये डबल लेयर होता है विथ प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, और दोनों लेयर के बीच में क्या होगा, एक फ्लूइड होगा, एक लिक्विड होगा, जिसका नाम क्या है, प्लूरल फ्लूइड है। इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, इसका काम क्या है, तो लंग्स के सरफेस में जो फ्रिक्शन है उसको कौन रोकता है, तो प्लूरल फ्लूइड रोकता है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द thoracic cavity, thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with द लंग्स सरफेस। देखिए जो बाहर वाला है वो थोरैसिक कैविटी के लाइनिंग से अटैच है, और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से कनेक्ट है, तो लंग्स के सरफेस से कनेक्ट है। यानी कि जो बाहर वाला है वो थोरैसिक कैविटी के सरफेस से कनेक्ट है, और जो अंदर वाला है वो लंग्स के सरफेस से कनेक्ट है। The part starting with the external nostril up to terminal bronchiole constitute the conducting, whereas alveoli and their lungs form expiratory और exchange part of the respiratory system। तो देखिए जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, मतलब कि जो नाक का ओपनिंग है वहाँ से जो पोर्शन चालू हुआ है, साथ में टर्मिनल ब्रोंकियोल तक है जो कि स्ट्रक्चर है, वो किस चीज़ को पार्ट है, तो कंडक्टिंग पार्ट है। माने कि वो उसका सिर्फ काम क्या है, कंडक्ट करना, एयर को लाना जहाँ, और उसके बाद जो एल्विलाई है, जो कि एक इस तरह का स्ट्रक्चर था, क्या था, एल्विलाई था, और उसका जो डक्ट है उसका काम क्या है, एक्सचेंज करना गैस का। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ से हो रहा है, एल्विलाई और उसके डक्ट से, और कंडक्ट कौन करा रहा है, तो नोस्ट्रिल से लेकर जो ब्रोंकाई होल तक है वो सब हमारा पार्ट कौन सा है, कंडक्टिंग पार्ट है। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक एयर टू द एल्विलाई। देखिए कंडक्टिंग पार्ट क्या कर रहा है, एयर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है एल्विलाई तक, और जब ट्रांसपोर्ट करता है तो क्या क्या करता है, तो क्लियर करता है इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, इसमें से जो गंदगी है उसको निकाल लेता है, ह्यूमिडिफाइज करता है, ऑल्सो इसको क्या करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर ला देता है। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमोस्फेरिक एयर। जहाँ पर एक्सचेंज पार्ट हमारा कौन था, अल्विलाई था और उसका डक्ट था, उसमें क्या हो रहा है, गैसेस का डिफ्यूजन, यानी कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अल्विलाई में जा रहा है और अल्विलाई से ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है। वो कहाँ किस पार्ट में हो रहा है, तो हमारा एल्विलाई और उसके डक्ट से हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर विच इज़ एन एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर। तो लंग्स हमारा कहाँ है, थोरेसिक चैम्बर में है, जो कि एक एयर टाइट चैम्बर है। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाई द वर्टेब्रल कॉलम। देखिए जो थोरेसिक चैम्बर है उसका जो पीछे वाला पोर्शन है किस चीज़ से बना हुआ है, वर्टेब्रल कॉलम से बना हुआ है। वेंट्रली बाई द स्टर्नम, जो आगे का साइड है, वेंट्रल मतलब होता है आगे का साइड, किस चीज़ से बना हुआ है, स्टर्नम का बना हुआ है। लेटरली किस चीज़ से है, साइड में क्या लगा हुआ है, तो साइड में हमारा रिब्स है, और लोअर साइड क्या है, तो नीचे की तरफ हमारा एक डोम सेपेड इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, डायाफ्राम है। उसके बाद द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल रिफ्लेक्ट इन द लंग्स और पल्मोनरी कैविटी। यानी कि इसमें जो लंग्स हमारा है एक इस तरह से रखा गया है कि कोई भी चेंज अगर हमारा थोरेसिक कैविटी में होगा तो वो चेंज हमारा कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो लंग्स में हो जाएगा। सच एंड अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, और यही अरेंजमेंट किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। एज वी कैनॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, जैसा कि हम लोग डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को क्या नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए रेस्पायरेशन के में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सबसे पहले रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। रेस्पायरेशन यानी कि हमारा रेस्पायरेशन प्रोसेस कैसे हो रहा है, तो हमारा 5 स्टेप में हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या है, तो ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच अल्वेओलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो सबसे पहला रेस्पायरेशन का स्टेप है ब्रीथिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं।
सेकेंड स्टेप क्या है रिस्पिरेशन का, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 एक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। जो एल्वुलाई का मेम्ब्रेन था, जो बताए थे कि इस तरह का स्ट्रक्चर है जहाँ पर गैसेस का क्या होता था, एक्सचेंज होता था, वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। थर्ड स्टेप क्या हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जा रहा है ब्लड में और CO2 ब्लड से एल्वुलाई में आ रहा है। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। तीसरा काम क्या कर रहा है, तो ब्लड जो हमारा है गैसेस को, जैसे कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, तो ब्लड कर रहा है। फोर्थ स्टेप डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। देखिए रेस्पायरेशन कहाँ होता है, तो रेस्पायरेशन हमारा सेल्स में होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसको कहाँ पहुँचाना है, सेल के पास पहुँचाना है। तो पहुँचा कौन रहा है, तो ब्लड हमारा पहुँचा रहा है, और कहाँ पहुँचा रहा है, तो टिश्यू के पास पहुँचा रहा है। अब देखिए लास्ट स्टेप में क्या होगा रेस्पायरेशन के, उस जो ऑक्सीजन हम लोग दिए थे उसका सेल क्या कर लेगा, यूज़ कर लेगा कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, यानी कि का ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, जिससे उसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और जिसकी मदद से हम लोग कोई भी एक्टिविटी को कर लेते हैं। एंड द रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। जब रेस्पायरेशन प्रोसेस होता है तो उसमें ऑक्सीजन का यूज होता है और CO2 का रिमूवल होता है, और वही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं, जिसको हमने चैप्टर नंबर 14 में डील किया था। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।